नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप सबका स्वागत है MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने DLED प्रथम सेमेस्टर के विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर के आया हूं। दोस्तों, इससे पहले आपने DLED प्रथम सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट और सेकंड के बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखा होगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि वो वीडियो आपको पसंद आई होगी। उसी श्रृंखला में आज आप विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्नों को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न दोस्तों, निम्न में कौन जल में घुलनशील विटामिन है? तो दोस्तों, जल में कौन सा घुलनशील है? बी और सी विटामिन जो है वो जल में घुलनशील है। दोस्तों, इसे याद रखने की ट्रिक क्या है? हम लोग एक शब्द याद रखेंगे, कीड़ा, KEDA। जो कीड़ा होगा वो वसा में घुल जाएगा। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए ये वसा में घुल जाएगा। बाद बाकी बचा हुआ जल में घुल जाएगा। तो बचा कौन सा? बी और सी, ये जल में घुल जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? तो वसा में घुलनशील है ADE। अगला प्रश्न, स्कर्वी रोग की पहचान क्या है? तो स्कर्वी रोग की पहचान यह है कि मसूड़ों से रक्तस्राव आने लगता है, मसूड़ों से खून आने लगता है, और जो स्कर्वी रोग होता है विटामिन C की कमी से होता है। अगला प्रश्न, मैरस्मस तथा क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों, ये दोनों रोग प्रोटीन की कमी से होते हैं, और इसमें जो रोगी होता है वो दुबला सा हो जाता है, उसकी अस्थियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर, रक्तदाब किससे मापा जाता है? रक्तदाब स्फिग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? तो दोस्तों, ओ रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ और समझेंगे। जैसे अगर यहाँ रक्त समूह लिख लें, यहाँ लेने वाला और यहाँ देने वाला, तो जो ए है, ए किससे ले सकता है? ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। दे किसे सकता है? ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। बी बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है। किसे दे सकता है? बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। ए बी किससे ले सकता है? ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। और दोस्तों, किसे दे सकता है? ए बी को दे सकता है। ओ केवल ओ से ले सकता है, और किसे दे सकता है? ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ओ को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। तो दोस्तों, जो ए बी है ये देखो सबसे ले रहा है, तो इसे कहेंगे सर्वग्राही, और जो ओ है वो सबको दे रहा है, तो इसे कहेंगे सर्वदाता। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये होता है। अगला प्रश्न 7 नंबर, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? तो दोस्तों, ए बी अभी देखा तो जो ए बी ग्रुप होता है वो सर्वग्राही होता है। अगला प्रश्न, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों, सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर है, सबसे बड़ी फीमर है। हमारे शरीर के किन अंगों में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो दोस्तों, जो प्लीहा होता है, तिल्ली होता है जिसे हम प्लीहा कहते हैं, उसमें लसिका कोशिकाएं बनती हैं। वयस्क मानस में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, वयस्क मानव होता है उसमें 206 हड्डियाँ होती हैं, और जो अगर शिशु की बात करें तो उसमें 300 हड्डियाँ होती हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर, एपीकल्चर क्या है? तो दोस्तों, जो एपीकल्चर है वो मधुमक्खी पालन होता है, और उसके बाद अगर रेशम कीट की बात करें, रेशम कीट पालन को, तो सेरीकल्चर कहते हैं। मानव कपाल में हड्डियों की संख्या, अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, मानव कपाल में 8 अस्थियां होती हैं। भोजन संचयन के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण क्या है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा कंदगुच्छ। अगला प्रश्न, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? तो दोस्तों, पत्तियों द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है वो ब्रायोफिल्म में होता है। कोण का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों, एक कोण होता है और एक घन कोण होता है। एक समतल कोण, एक घन कोण, ये दोनों पूरक राशियाँ होती हैं। तो कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है, और दोस्तों जो घन कोण होता है उसका स्टेरेडियन होता है। अगला प्रश्न 16 नंबर, कौन सी घटना गुरुत्व का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों, गुरुत्व का उदाहरण वे सभी घटनाएं होंगी जिनमें कोई वस्तु नीचे की ओर गिरती है। तो पेड़ से पत्ते का गिरना नीचे गिरता है, उछाले गए बॉल का धरती पर गिरना ये भी नीचे गिरता है, समतल पर गाड़ी का धकेलना, दोस्तों ये घर्षण का उदाहरण है, ये गुरुत्व का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न, उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों, उपापचय क्रिया जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न, वायु क्या है? वायु एक प्रकार का मिश्रण है और ये विषमांगी मिश्रण होता है।
निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी कौन सा है? तो दोस्तों उभयचर प्राणी वो होता है जो जल और थल दोनों में रह सके। तो कछुआ, कछुआ उभयचर प्राणी है। निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग है? तो दोस्तों धारा रेखित शरीर जो होता है वो मछली को तैरने में उसकी हेल्प करता है, इसलिए इसका अनुकूलित अंग कौन सा हो जाएगा? धारा रेखित शरीर। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? तो दोस्तों जो सोना है वो आपका एक एलिमेंट है, एयू होता है। चांदी एजी ये भी एक एलिमेंट है, तत्व है ये दोनों। और जो पीतल है वो मिश्र धातु है। अगर यौगिक की बात करें तो उसका सही जवाब हो जाएगा जल। जल एक यौगिक है, ये H2O इसका सूत्र होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करती है? तो दोस्तों जो वाष्पीकरण की विधि होती है ये ठोस पदार्थों को घुलनशील द्रव से अलग करती है। जैसे क्या करते हैं, जैसे चीनी और जल का मिश्रण होता है तो इसे गर्म करते हैं, वाष्पीकरण करते हैं, तो जो जल होता है वो वाष्प बन करके उड़ जाता है और चीनी उसमें नीचे रह जाती है। अगला प्रश्न 23 नंबर, किस धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है? किसी धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक क्या है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो वर्ग मीटर होता है। अगला प्रश्न, मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? तो मछली में जो श्वास लेने के लिए गलफड़ा पाया जाता है, मनुष्य में फेफड़ा पाया जाता है। पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल कौन सा है? तो दोस्तों पहलवान जो भार उठाता है तो उसमें पेशीय बल लगता है। अगला प्रश्न, चने के बीज में दो हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम क्या होता है? तो दोस्तों इन्हें बीज पत्र कहते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? तो 12 जोड़ी होती है। और अगर टोटल पसलियों की संख्या बताएं तो 24 पसलियाँ होती हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां हैं? तो दोस्तों मनुष्य की खोपड़ी में 28 अस्थियां होती हैं। अगला प्रश्न, दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी कौन सा है? तो दोस्तों दौड़ने के लिए एंटीलोप एक उपयुक्त प्राणी है। अगला प्रश्न, दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? दोस्तों इस विधि को अपकेंद्रण कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब कोई वस्तु केंद्र से बाहर की ओर आती है, जैसे उसमें जो मक्खन होता है वो केंद्र में होता है, केंद्र से ऊपर आ जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है, तो ऐसी विधि को अपकेंद्रण विधि कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।